हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुस्कान टेक्निकल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो कि आईटीआई के सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ईयर का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरबीएनएल TG2, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकली दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। तो किस प्रकार से किसी सर्किट को हल करते हैं या इसको हल करने का क्या तरीका होता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो कि ये रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं। पहला R1, R2 और R3, इसको मान लीजिए 6 ओम, 8 ओम और 16 ओम, यानी कि 3 जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं। और पूछ रहा है कि इस धारा I का मान क्या कीजिए, आप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि I इक्वल टू फार्मूला होता है V/R का, यानी कि टोटल वोल्टेज बटा में टोटल रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको हम बताते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखिए, वही सेम क्वेश्चन है और इसका सॉल्व है R1, R2, R3, यानी कि अगर सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो उसका फार्मूला होता है R1 + R2 + R3। तीनों रेजिस्टेंसों को जोड़ने पर जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 30 ओम आएगा। परिपथ की वोल्टता 20 वोल्ट दी हुई है, तो कुल धारा का फार्मूला होता है V/R। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कट पिट के कितना आ जाएगा, 2/3 ओम। यानी कि इस परिपथ में धारा का मान कितना हो जाएगा, 2/3 ओम, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसी को यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के सर्किट में करंट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 150 वाट के 5 बल्बों को यदि 4 घंटे तक चलाएं तो कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्व मैंने किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि बल्ब की क्षमता यानी पावर दिया हुआ कितना, 150 वाट। बल्बों की संख्या कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था। एक बार क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 150 वाट के 5 बल्ब हैं, यानी कि 150 वाट के 5 बल्ब जल कितने रहे, प्रतिदिन 4 घंटे जल रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है P×T। तो P का मान कितना दिया हुआ आपका, 150 वाट, लेकिन एक बल्ब की क्षमता 50 वाट है, टोटल हमारे बल्बों की संख्या 5 है, तो टोटल पावर 150 × 5 हो जाएगा। रोज चल रहा है कितना, 4 घंटे, तो 150 × 5 × 4, यानी कि इतना एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा जी, कंजम्पशन हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 वाट आवर, क्योंकि 4 घंटे से गुणा करें तो आवर हो जाएगा, तो 3000 वाट आवर। और चूँकि 1000 वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, यानी कि इसी को 1 किलोवाट आवर भी बोलते हैं, तो 3000 वाट आवर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 यूनिट हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको न्यूमेरिकल करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कापी कलम लेकर बैठिए, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है उस तरह से आप इस फार्मूले को यूज करके, ये जो आपका फार्मूला दिया हुआ है इस पर आप किसी अन्य प्रकार के अपने घर के भी लोड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसको खुद मैंने डिजाइन किया हुआ है। ये दिया हुआ है कि ये परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला पूछ रहा है कि इस परिपथ का ए और बी टर्मिनल के बीच में, यहाँ पर मतलब कि आपको क्या करना है, ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल, इसके बीच में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, सीरीज में और पैरेलल दोनों प्रकार में क्या किया गया है, मतलब कि दोनों प्रकार के कनेक्शन किए गए हैं ना, यानी कि इसको हम बोलते हैं मिक्स कनेक्शन। इस प्रकार के सवाल को हल कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, इसको आपको हम बता रहे हैं। देखिए, दो ओम की ये 3 जो रेजिस्टेंस हैं किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज में R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर लास्ट में, आप आ जाइए 4 ओम और ये 2 ओम के जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये किस में जुड़े हुए हैं जी, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनको जब जोड़ेंगे तो एक वैल्यू बन जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 ओम हो जाएगी। ओके, तो अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये 6 ओम हो गया और ये 6 ओम, दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। जब दोनों पैरेलल में होंगे तो फार्मूला इसका होता है, तो ये आपका होता किसी भी आर इक्विवेलेंट निकालने का पैरेलल में फार्मूला होता है R/N, यानी कि एक समान वैल्यू के अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो जैसे 100 ओम के रेजिस्टेंस, 100 ओम के जो रेजिस्टेंस है 100, यानी कि एक रेजिस्टेंस का मान अगर 100 ओम है और 100 जुड़ा हुआ है, तो 100/100 अगर कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 ओम। यानी कि R/N फार्मूले से आप क्या कर सकते हो,
कितने भी रेजिस्टेंस अगर सेम वैल्यू के जुड़े हुए हैं तो उतने से आप करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि 6 ओम के समान वैल्यू के दो रेजिस्टेंस जब जुड़े हुए हैं तो आर का मान कितना हो जाएगा 6, संख्या इतनी इनकी कितनी है 2, तो 6/2 यानी कि 3 ओम। इन दोनों को मिला के एक वैल्यू आ जाएगी कितनी जी 3 ओम के बराबर। अब ये 3 ओम और ये 9 ओम फिर किस में हो गए सीरीज में हो गए, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। अब ये 12 और ये 12 किस में हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। फिर सेम फार्मूला लगेगा कौन सा R/N वाला, यानी कि 12/2 यानी कि 6 ओम, तो 6 ओम ये हो जाएगा। और ये आपका अब ये टोटल तीनों जो हो गए किस में हो गए सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 4 कितना 16 ओम हो गया कि नहीं हो गया। तो जो टोटल आपका रेजिस्टेंस बनेगा ए और बी टर्मिनल के बीच में वो कितना बनेगा 16 ओम बनेगा। ओके, जो कि यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है। क्लियर हो रही है ना बात। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लास्ट सिरे से उठाते हैं। यहाँ से मैंने सॉल्व करना चालू किया, ये चूँकि सीरीज में है कोई वो नहीं है, लेकिन लास्ट सिरे से आप उठाइएगा। 4 ओम 2 ओम 6 ओम हो गए, 6 ओम 6 ओम ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में हो जाएंगे तो एक वैल्यू बनेगी 3 ओम की, 3 ओम ये 9 ओम कितना हो जाएगा 12 ओम, ये 12 ओम और ये 12 ओम किस में हो जाएंगे पैरेलल में। फिर ये मिलकर आधे हो जाएंगे, यानी कि R/N फार्मूले से 6 ओम हो जाएगा। अब ये तीनों किस में हो गए सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए तो फिर आप सिंपल R1 R2 R3 के द्वारा जोड़ दो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 ओम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है धारा प्रवाह के लिए कौन सा उत्तरदायी कारण है। सबसे आसान क्वेश्चन है। किसी भी पदार्थ में, मैं किसी चालक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो करने के लिए एकमात्र तत्व होता है उत्तरदायी होता है, और वो होता है क्या इलेक्ट्रॉन। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, अगर कम है तो धारा प्रवाहित की जो वो होगी मात्रा होगी वो बहुत ही कम होगी। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि यदि 4 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट के विद्युत स्रोत से क्या हुआ है जुड़ा हुआ है, तो पावर डिलीवरिंग कितनी होगी। यानी कि आर का मान कितना दिया हुआ है 4 ओम, वोल्टेज का मान कितना दिया है 10 वोल्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए इसका सॉल्व दिया हुआ है। आर का मान दिया हुआ है 4 ओम, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट। पावर का फार्मूला होता है P/V²/R। पावर का फार्मूला एक और ये होता है P/VI। एक और फार्मूला होता है P/I²/R, सॉरी I²R। ओके, तो यहाँ पर चूंकि हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। P=V²/R। V का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 × 10/4 100/4 यानी कि कितना हो जाएगा जी 25 वाट। यानी कि जो आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आया। तो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उसी के हिसाब से आपको फार्मूला क्या करना है यूज करना होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है KCL का नियम लगा करके धारा I, ये जो धारा दिख रही है I का मान क्या करिए आप ज्ञात करिए। देखिए यहाँ से KCL का नियम होता है कि किसी भी पॉइंट पर आने वाली जो धाराएं होती है उन सबका बीजगणितीय क्या होता है जी 0 होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि I ये 50 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से होते हुए ऐसे होते निकल रही है, इस रास्ते से होते हुए ऐसे निकल रही है और इस रास्ते से होकर ऐसे निकल रही है। ओके, करना क्या है आपको, मान लो कि आपके पास 50 रुपया है, 10 रुपये इधर खर्च हो गए, 12 रुपये इधर खर्च हो गए, तो जो बचा होगा इधर ही तो खर्च होगा ना। सिंपल फार्मूला है, आप मतलब कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी देख सकते हो। तो टोटल 50 एम्पियर है, 10 इधर गया 12 इधर गया, यानी कि 22 इधर खर्च हो गया, तो 50 में से 22 जाएगा, बचेगा कितना जी 28 एम्पियर। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 28 एम्पियर आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। देखिए तो ये तो आपको याद करने वाली चीज़ है। डेनियल सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो फ्रेंड्स होता है 2 से 6 ओम। ये इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है। चुंबकीय बल रेखाएं देखिए यहाँ पे मैंने फिगर से समझाने की कोशिश की है। एन पोल और एस पोल जो चुंबक होता है, चुंबक के दो पोलों के बीच में जो रेखाएं चलती हैं उन्हीं को कहते हैं क्या चुंबकीय बल रेखाएं या लाइन ऑफ मैक्सवेल। ओके, यानी कि दो चुंबक को अगर उनके पास पास रखते हैं, उनके रेंज में रखते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक रेखाएं क्या होने लगती हैं गति करने लगती हैं। उन्हीं रेखाओं को क्या करते हैं जी चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। ओके, ठीक है, ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। यानी कि एन पोल से एस पोल की तरफ गति करने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो अब ये चुंबकीय बल रेखाओं का जो मार्ग होता है वो क्या होता है जी पूर्ण होता है। यानी कि एन टू एस क्या होगा कंप्लीट होगा और क्या होगा क्लोज होगा, बिल्कुल एन टू एस क्लोज होगा। यानी कि जो आपका सी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, पूर्ण होता है और बंद होता है। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं इन्हीं को लाइन ऑफ मैक्सवेल भी कहा जाता है। जब इन लाइनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10 की घात 8 हो जाता है
तो वो 10 की घात 8 लाइनें 1 वेबर के क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। देखिए, एक मैक्सवेल किसके बराबर होता है? ऐसे अभी मैंने बताया कि 1 वेबर बराबर होता है 10 के घाते 8 मैक्सवेल। तो एक मैक्सवेल बराबर कितना हो जाएगा, 10 के घाते -8 वेबर। सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी छड़ पर प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या कहलाता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। प्रत्यावर्ती धारा देखिए, मैंने यहाँ फिगर के माध्यम से समझाया हुआ। ये जो आपको दिख रहा है ये है अल्टरनेटिंग करंट, AC। तो किसी भी छड़ पर ये आपको AC जो होती है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर ये 0 होगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इसकी वैल्यू क्या हो रही है जी, बदल रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पर हमको RMS मिल रहा है, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, एवरेज वैल्यू मिल रही है। तो किसी भी समय पर यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, मतलब कि किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर हम AC की वैल्यू को ज्ञात करें तो वो कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसको कि तात्क्षणिक मान भी कहा जाता है। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम और प्रतिबाधा 25 ओम है तो प्रेरकीय प्रतिघात यानी कि XL का मान क्या करिए, आप ज्ञात करिए। तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ हमने, आपको देखिए यहाँ पे R का मान कितना दिया हुआ है, 15 ओम। Z का मान कितना है, यानी प्रतिबाधा का मान दिया है कितना, 25 ओम। और पूछ रहे हैं कि XL का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है Z² बराबर R² प्लस XL का स्क्वायर। अब इसमें आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसकी वैल्यू रख दीजिए। Z का मान दिया हुआ है 25, Z का मान जब 25 दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। R का मान दिया हुआ है 15, उसका स्क्वायर कर देंगे। और XL को पूछा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। सॉल्व मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, इसका 225 हो जाएगा, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है ना? तो 625 माइनस 225 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और ये XL के स्क्वायर के बराबर होगा। अब XL के स्क्वायर के बराबर 400 है तो अंडर रूट जब 400 यानी कि ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा। तो अंडर रूट 400 बराबर क्या हो जाता है, 20 हो जाता है कि नहीं हो जाता है जी? तो यहाँ पर आपका 20 ऑप्शन में दिया होगा कि नहीं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हो रही है ना? तो आपको किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसके द्वारा आप सीखने का प्रयास कीजिए। जरूरी नहीं है कि यही डाटा आए, लेकिन कभी भी आएगा तो यही फार्मूला ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड यही क्या किया जाएगा, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में यही फार्मूला यूज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 फेज सप्लाई में फेजांतर यानी कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन 3 फेज सप्लाई। देखिए 3 फेज यानी कि R, Y और B 3 फेज होते हैं ना। जनरली हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में 3 फेजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी 2 फेज को छोड़कर अगर नंबर ऑफ फेजेज मोर देन 2 होते हैं तो फार्मूला यूज किया जाता है 360 बटे में n। n क्या है, फेजों की संख्या है। तो हमारे यहाँ फेज कितना है जी, 3 है। तो 360 बट्टा में क्या कर देंगे जी, 3 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 12 36 यानी कि 120 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर, सॉरी 120 डिग्री हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि 6 फेज सप्लाई में फेज अंतर कितना होता है तो 6 फेज में क्या वही फार्मूला यूज करेंगे 360, एन की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, कट जाएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात? 2 फेज को छोड़ के मैक्सिमम आपका जितना भी फेज आए उसको आपको यही फार्मूला यूज करना है 360 बटा में एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिपथ में कुल प्रवेश्यता की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए प्रवेश्यता जैसा कि अभी हमने बताया, प्रवेश्यता y का निकालने का फॉर्मूला होता है। प्रवेश्यता एक प्रकार से समझ लीजिए जिस प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का विरोध करने का गुण प्रतिबाधा Z कहलाता है, उसी प्रकार विद्युत धारा के सपोर्ट करने के नेचर को क्या करते हैं, प्रवेश्यता एडमिटेंस कहा जाता है। ओके, y बराबर फार्मूला होता है 1 बटा में Z। तो 1 बटा Z, अब आपको मालूम है कि Z बराबर होता है अंडर रूट R² प्लस x²। तो Z की जगह पे आप क्या रख दीजिए, Z² R² प्लस x² रख दीजिए। अब यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा y बराबर 1/1 अब r का वैल्यू r बराबर होता है 1/g और x बराबर होता है 1/b। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, r की जगह पे 1/g², r² की जगह पर x² की जगह पर 1/b² रख देना है। अब ये g² b² को ऊपर लेके जाएंगे अंडर रूट में, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, g² अंडर रूट g² प्लस b²। क्लियर हो रही है ना बातें? तो आपका जो ये ऑप्शन बी नंबर है g² प्लस b² क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ से हुआ आपने अभी देखा। ओके, 14 नंबर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी RLC परिपथ में 6 ओम का, सॉरी चूँकि हिंदी में थोड़ा सा मिसमैच है इसलिए इंग्लिश में आपको बताते हैं। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए RLC सर्किट इज 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 8 ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 16 ओम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। यानी कि R का मान दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया मैंने,
आर की वैल्यू दी हुई है 6 ओम, एक्सएल की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं और एक्सी का मान दिया है 16 ओम। प्रतिबाधा जेड का फार्मूला होता है जेड बराबर √r² प्लस x² और x बराबर होता है XL माइनस XC। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। जेड बराबर हमको निकालना है, r² का मान दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, और XL का मान दिया हुआ है 8 और XC का मान दिया हुआ है 16, तो 8 माइनस 16 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 में से 16 जाएगा -16, और -16 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा +64, तो +64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √100, अंडर रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा जी 10 ओम हो जाएगा। यानी कि जो ये आपका पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसे हल हुआ यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध प्रेरकत्व का पावर फैक्टर कितना होता है। ध्यान दीजिए, 3 ही एलिमेंट होते हैं, आर होता है, एल होता है और सी होता है। तो ध्यान रखिएगा, आर का पावर फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, एल का पावर फैक्टर क्या होता है 0 लैगिंग होता है, और कैपेसिटर सी का भी पावर फैक्टर क्या होता है 0 लैगिंग होता है। ये न लैगिंग होता है न लीडिंग होता है, ये केवल 1 होता है। पूछा क्या हमारा एल यानी कि शुद्ध प्रेरकत्व का पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको 0 लैगिंग। अगर वही आपका शुद्ध कैपेसिटर का पूछा रहता तो 0 क्या हो जाता है लीडिंग हो जाता है। रेजिस्टेंस का पूछा रहता तो यूनिट हो जाता, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा जी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि आरएमएस मान 10 वोल्ट है तो पीक वैल्यू क्या होगी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एक ग्राफ के द्वारा आपको समझा रहा था मैं कि एसी सर्किट के कई वैल्यू होते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस मान की सहायता से पीक वैल्यू कैसे निकाली जाती है यहाँ पे समझिए। देखिए, आरएमएस वैल्यू का मान कितना दिया 10 वोल्ट, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, फार्मूला होता है VRMS यानी कि आरएमएस वोल्टेज बराबर मैक्सिमम वोल्टेज बटा में √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो VM बराबर अगर निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो VRMS का मान कितना दिया 10, √2 का मान 1.414, बस कुछ नहीं करना है, 1 दशमलव इधर आ जाएगा, 14 दशमलव क्या हो जाएगा 14, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की मैक्सिमम वोल्टेज तक कितनी हो जाएगी जी आपकी 14.14, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि कभी भी आपसे अगर आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है पीक वैल्यू पूछ रहा है तो आरएमएस वैल्यू में आपको क्या कर देना है 1.414 से क्या कर देना है जी गुणा कर देना है। अगर यही 100 वोल्ट दिया रहता पीक वैल्यू पूछता तो आपका कितना हो जाता 141.4 हो जाता। क्लियर हो रही है बात है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए आरएलसी सर्किट इफ एक्सएल इज लेस देन एक्ससी, यानी कि किसी आरएलसी सर्किट में अगर एक्सएल का मान जो है एक्सएल का मान क्या है एक्ससी से एक्सएल का मान एक्ससी से क्या है कम है, तो एक्सएल का मान कम होगा, एक्सी यानी कैपेसिटेंस का मान जब अधिक होगा तो धारा क्या होगी वोल्टेज से लीड करेगी कि नहीं करेगी, तो लीडिंग नेचर का हो जाएगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 फेज एसी परिपथ की शक्ति का फार्मूला क्या होता है। सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया है, इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, लाइन वोल्टेज के फॉर्म में निकालते हैं तो हो जाता है VL/IL cos phi √3, अगर फेज वोल्टेज के संदर्भ में निकालते हैं तो वो हो जाता है 3 VL/IL cos phi, यानी कि ये जो दोनों फार्मूले हैं ये दोनों जो होते हैं वो एसी सर्किट में पावर को निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि √3 VL/IL cos phi या 3 VPH IPH cos phi, दोनों में से कोई दिया हो या दोनों दिए हैं वो क्या हो जाता है सही हो जाता है। ओके, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपकरण है। ध्यान दीजिए, जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में वो होते हैं जो जैसे कि जो वो तुरंत वैल्यू को क्या कर सके रिप्रेजेंट कर सके, और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आपके आ जाते हैं इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में जो हो जाएगा वो हो जाता है मैग्नेटिक नीडल, जो तुरंत ही वैल्यू को क्या करती है रिप्रेजेंट करती है। उसके आसपास अगर कोई चुंबक लेके जाए या कोई विद्युतीय क्षेत्र लेके जाए तो तुरंत ही डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्राथमिक उपकरण, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि विच इज यूज्ड फॉर अर्थ टेस्ट, भू परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे, लीकेज की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं मेगर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल समझ में आया होंगे, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को हमारे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। इसी प्रकार की वीडियो को आगे भी पाने के लिए आप कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।